हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैगडेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक पहला चैप्टर है मैटर यानी पदार्थ, और दूसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो दो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर चैप्टर पढ़ लिया तो उसका जाके टेस्ट भी आप लोग लगा लीजिए। तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध या रासायनिक बंधन। दोस्तों, हो सकता है अभी क्लास में आपको लाइव क्लास में थोड़ी सी इशू आ रही हो, तो टेंशन मत लीजिएगा। जब क्लास आपकी प्रॉपर्ली अपलोड हो जाएगी, जब पूरी हो जाएगी, तब आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगी। अभी हो सकता है थोड़ी सी बफरिंग आ रही है कुछ इशू की वजह से। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, जब क्लास आपकी पूरी हो जाएगी तब आप लोगों को प्रॉपर वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, जैसे आपने सुना है सोडियम क्लोराइड, है ना? तो आपने क्या देखा है, सोडियम और क्लोरीन आपस में कैसे जुड़े, आपस इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? कभी सोचा है आपने? या H2O की बात करें, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O। दोस्तों, आपको पता है यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी जब आज आप लोग अपना चैप्टर पढ़ लोगे। ओम प्रकाश जी लास्ट में बता देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए, तो दोस्तों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग समझने से पहले आप लोगों को एक चीज आनी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है वैलेंसी यानी संयोजकता। सर, क्या होता है वैलेंसी? देखो ध्यान से समझो। क्या आप लोग चाहते हैं, क्या हर कोई चाहता है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो? क्या कोई चाहता है क्या ऐसा? बिल्कुल सर, चाहते हैं। अगर किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, और हर कोई जीवन में स्टेबल होना चाहता है। तो अगर किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह पहले से स्टेबल है। अगर नहीं है तो वो कोशिश करेगा कैसे भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को करने की। ओम प्रकाश जी बोल रहे सर पिछले टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 16 बता दो, लास्ट में बता दूंगा। जो भी आपको पूछना हो प्लीज इधर आप लोग सुनिए मेरी बात। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, कोई भी परमाणु चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए, उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर नहीं है तो वो इसकी कोशिश करेगा। सर, कैसे करेगा? हो सकता है वो ये काम करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, हो सकता है वो ये काम करने के लिए कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर आए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, या हो सकता है वो अपना ये काम करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे यानी साझेदारी करे। अब दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिएगा, संयोजकता किसे बोलते हैं? अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता। जैसे देखते हैं आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई। देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है? 11 होता है। यानी इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11। तो मुझे बताओ सोडियम की वैलेंसी संयोजकता कितनी है? दोस्तों, कॉमन सेंस लगा के बताओ। ठीक है, बात करते हैं क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। आप मुझे इसकी भी बताइए, इसकी वैलेंसी क्या होगी, संयोजकता क्या होगी। आप मुझे सल्फर की बताइए, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसकी भी बताइए। और किसके बताओगे? आप लोग बताइए, फ्लोरीन की बताइए। आप लोग फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। देखो देखो दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है सोडियम के परमाणु में। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में 8 आ सकते हैं, बचा हुआ एक अगली कक्षा में चला जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या ये स्टेबल है? क्या नहीं सर, ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। यानी सोडियम का अष्टक पूरा कैसे होगा? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ये आसान है। तो सोडियम की वैलेंसी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दोस्तों, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? सर, अगर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। सल्फर की कितनी है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,6। सर, कहीं से भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यह अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी है सर? 2 है। दोस्तों, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,7।
तो सर अगर इसके पास में कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी भी वैलेंसी संयोजकता कितनी है? 1 है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं यहां पर, है ना, ध्यान से आप लोग समझिए। हो सकता है दोस्तों थोड़ी सी बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही हो, परेशान मत हो। जब क्लास पूरी खत्म हो जाएगी ना, आपको रिकॉर्डिंग में बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से हो सकता है हल्की सी बफरिंग हो रही हो, लेकिन आप मुझे मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना। आ जाओ। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा दोस्तों। सोडियम की मैं बात बताऊं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक का मतलब सर उसके एटम में, परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं? सर प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। बहुत बढ़िया। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन 11। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली में स्टेबल नहीं है। सर ये स्टेबल कैसे होगा? दोस्तों इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये स्टेबल होगा, लेकिन अभी नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा सर? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इसकी बाह्यतम कक्षा में अब 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब क्या हो गया? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। दोस्तों अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहले 11 थे, अब 10 रह गए। प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज आएगा कि नहीं? सर प्रोटॉन जितने थे प्रोटॉन अभी भी उतने रहेंगे। प्रोटॉन पहले 11 थे, अभी भी 11 रहेगा। दोस्तों पहले मुझे बताओ, जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था। प्रोटॉन के पास में होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो आप लोग बोलोगे सर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, यानी इस पे कोई भी नेट चार्ज शून्य था, है ना, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। दोस्तों यहां पर क्या है सर? प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। कौन सी चीज ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज वाली चीज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज वाली, धनात्मक आवेश वाली चीज ज्यादा है या ऋणात्मक आवेश वाली? सर प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली अब इस पे देखो, आप ध्यान रखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो इस पे क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इसका मैंने कारण बताया, क्योंकि अब इसके पास में क्या है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज हमने लगा दिया। सुमित जी कोई दिक्कत है क्या आपके? एक ही सर जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? मैं पढ़ा लूं क्या? पहले मैं पढ़ा लूं? है सुमित जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आपने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, क्या आपको पता नहीं हर एक चीज हम लोग कवर कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो ना। अभी तो क्लास स्टार्ट हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, उसमें बीच बीच में इतने कीड़े कर रखे हो। सर जिसके 4 हो वो क्या होगा, जिसके 3 हो क्या होगा, जिसके 2 हो क्या हो? सर एल्यूमिनियम का बताओ। अरे एल्यूमिनियम का क्या, सबका बताऊंगा, एक बार समझो तो सही। बीच बीच में कर रहे हो, इसलिए तो आपको चीजें समझ में नहीं आती। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ो तो सही। अपने आप में इतने तरह तरह के डाउट लोगों वो, अरे मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उस पर पढ़ो, पहले उसको समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एल्यूमिनियम का कैसे निकाले, ये किसका निकाले, ऐसा किसका निकाले। पता नहीं क्यों परेशान होते रहते हो। अच्छा दोस्तों, सिमिलरली जस्ट एक बात और करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका मतलब क्लोरीन के परमाणु में, एटम में प्रोटॉन की संख्या है 17। दोस्तों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन 17 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 17। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझो। दोस्तों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है सर? 2,8,7। ठीक है, अभी इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या ये स्टेबल है? क्या ये अपने जीवन में खुश है? क्या सर ये जीवन में खुश नहीं है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा सर? अगर कहीं से इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। मान लो दोस्तों इसके पास में कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो बाह्यतम कक्षा में जो 7 थे अब कितने हो गए? 8 हो गए। ये स्टेबल हो गया ना। लेकिन स्टेबल होने से इसमें चेंज क्या है ये समझो। सर इसके पास में पहले प्रोटॉन 17 थे, अभी भी 17 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, अब कितने हो गए? 18 हो गए। तो नेगेटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये ज्यादा हो गया।
पहले तो जितना नेगेटिव था उतना पॉजिटिव था, अब नेगेटिव ज्यादा हो गया ना, तो इस पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया। साथ में दोस्तों एक चीज और समझिएगा, जब भी किसी पे कोई चार्ज होता है, आवेश होता है, तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आयन। जैसे मान लो इसको आप लोग क्या बोलोगे, सिंपल सोडियम बोलोगे, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। जैसे मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, सोडियम आयन पढ़ेंगे। दोस्तों इसको क्या बोलोगे, क्लोरीन आयन बोलेंगे। जब किसी पे कोई चार्ज होता है तो उसको आयन बोलते हैं। जैसे कैल्शियम पे मान लो कोई चार्ज है, आवेश है, तो उसको क्या पढ़ोगे, कैल्शियम आयन। तो आयन आप लोग किसको बोलते हो सर, जब किसी पे कोई चार्ज होता है, आवेश होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको धनायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको ऋणायन बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज को इंग्लिश में क्या बोलोगे, ये जैसे Ca+2 Na+2, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैटायन। क्या करते हैं इंग्लिश में, कैटायन। और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं ना, ऋणावेश वाले, जैसे F-, Cl-, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनायन करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ। तो वैलेंसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि कोई भी परमाणु चाहता है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसका अष्टक पूरा हो। अगर अष्टक पूरा नहीं है तो इसके लिए वो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन या तो ऑक्यूपाई करेगा, कहीं से लेगा, या कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या साझेदारी करेगा। तो ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए, ग्रहण किए गए, या आप लोगों के साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, जैसे दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, सोडियम है, इस सोडियम का दोस्तों गलत बना दिया, 2 1 2 3 4 5 6 7, ये है सोडियम का एटम है ना, केवल इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये स्टेबल है क्या सर, ये स्टेबल नहीं है। दोस्तों बात करते हैं क्लोरीन, क्या ये स्टेबल है क्या, इसके बाह्यतम कोश में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे यार ये मैंने डायग्राम गलत लगा दी, एक एटम हटा दो, है ना, ऐसा होता है, बाह्यतम कोश में 7 होता है। तो ना ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है, समझ में आ गए। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आ जाओ। अरे संतु दास जी सब बताएंगे दुनिया में किसके आइसोटोप सबसे ज्यादा है। जैसे रोहित कुमार जी बोल रहे सर कॉपर की वैलेंसी कैसे निकाले। अरे रुको, अभी बहुत आगे पढ़ना है, अभी आपको पता ही नहीं तत्व कौन कौन से है, तो क्या जानोगे, अभी तो पीरियोडिक टेबल सारी चीजें पढ़नी है, सब बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ। तो चलो कैलकुलेशन करना सीखे, कैसे किसी भी तत्व की आप लोगों को संयोजकता निकालनी है। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए 2 मेथड है। सबसे पहले देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों 4 या 4 से कम है क्या। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हो, सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे आप मुझे बताओ एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ 3 है। लो एल्यूमिनियम का बोल रहा था ना, ये आ गया। और बताओ जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8,2। ठीक है, और बताओ, और सर और किसका बताऊं, फास्फोरस का कितना होता है सर 2,8,5। समझ में आ गया। तो इसमें वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है, कैल्शियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है। राज जी बोल रहे हैं सर जो आप टेस्ट देते हैं, सेम पे वाला टेस्ट देते हैं या अपना पेमेंट वाला, आपको कोई पेमेंट नहीं करना, आपको टेस्ट फ्री में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। तो बात करते हैं, एक तो ये वाली कंडीशन हो गई जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो, एक ये वाली कंडीशन जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम है तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो संयोजकता क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मुझे बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी, बताओ 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 कैसे होगी, क्या होगी।
तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 या 4 से कम है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो वैलेंसी कैसे निकालते हो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्या बन जाएगी, वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो इसकी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। जरा मुझे बताओ कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम की संयोजकता कैसे निकालोगे। सर आप लोग पहले देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होते हैं तो वैलेंसी आप लोग कैसे निकालते हो, सर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी बन जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ गई, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी बताओ। चलो मुझे बताओ मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक है 12, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये, तो मुझे बताओ इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होगी, बताओ। तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 या 4 से कम है, तो वैलेंसी कैसे निकालोगे सर, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसकी वैलेंसी बन जाएगी, यानी इसके मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। आ गई बात समझ में, आ गई, कोई समस्या है क्या, नहीं है, आ जाओ। और बताओ सर, और कोई, मैं भी बड़े एग्जांपल क्यों नहीं ले रहा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक अभी हमको नहीं लेना, भी छोटे एग्जांपल से आप लोग समझो जिसके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है। और एग्जांपल लूं क्या, या समझ में आ गया, और लूं, चलो। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सर, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4। मुझे बताओ कार्बन की वैलेंसी क्या है। सर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम हो तो संयोजकता क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाता है, संयोजकता बन जाता है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। इतने अच्छे से तो समझ में आ रहा है, इतने प्यारे बच्चे हो, परेशान क्यों रहते हो। चलो दोस्तों दूसरा केस क्या है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो। रोहित कुमार जी मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें। सर कॉपर की वैलेंसी कैसे निकाले, नहीं बताऊंगा मैं, बताओ क्या करोगे, नहीं बताऊंगा, नहीं आती मेरे को, ठीक है, नहीं आती मुझे। अब चले आगे, चले। जब बोल रहा हूं, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे सबकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे दूसरे ग्रुप में जो भी आते हैं सबकी वैलेंसी 2 होगी, जिस पहले ग्रुप में जो भी आते हैं सबकी वैलेंसी होगी, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। तो अभी आपको पता ही नहीं है सारे तत्व यार, तो वेट करो ना, इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो रोहित कुमार जी, ठीक है। और सीरियसली बोल दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा मैं। आप ये मत सोचो आपने पेमेंट करा है, इतनी बार प्यार से समझा दिया, एक बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, भाई समझो प्लीज, आप कहीं पर मत जाओ। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उस पर ध्यान दो, पता नहीं क्या फालतू के कमेंट कर रहे हो, सर उस टेस्ट का 16वें नंबर का क्वेश्चन समझा दो, 14वां समझा दो, इधर तो खुद दिमाग में आ नहीं रहा, सिलेक्शन होगा नहीं, फेल हो गए बेवकूफों की तरह। फिर बोलोगे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कहां से होगा सिलेक्शन, नहीं होने वाला, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। आप अपने आप को जो ज्ञानी समझते हो ना, नहीं होने वाला आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन उसका होता है जो चैप्टर को ढंग से समझता है। आप चैप्टर को समझ कर रहे हो, कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहे हो, पढ़ कर रहे हो, बस अपने फालतू के अपनी पता नहीं कौन से दुनिया में बैठ रहे हो, जो चैप्टर हो चुके कभी उसका क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो आने वाले हैं कभी उसका पूछ रहे हो, इसके अलावा सब पूछ रहे हो आप। नहीं होने वाला भैया ऐसे सिलेक्शन। मैं मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता। आप सोच रहे हो आपने कोर्स ले लिया, मैं बोल दो अरे भाई सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होगा। और वो तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे जब आप लोग क्लास में ध्यान दोगे, जो चीजें हैं प्रेजेंट पे ध्यान दो, ना पास्ट पे ना फ्यूचर पे, ठीक है। आ जाओ, चलो दोस्तों, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होता है तब वैलेंसी कैसे निकाले, तो सर वैलेंसी संयोजकता निकालने का फॉर्मूला है 8 में से उस संख्या को माइनस कर दो। जैसे मुझे बताओ, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया फास्फोरस, मुझे बताओ इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी संयोजकता क्या होगी। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 में से माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने हैं 5, तो 8 में से 5 गए 3, तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दोस्तों आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 2,8,8। मुझे इसकी वैलेंसी बताओ संयोजकता, तो वैलेंसी क्या होगी सर, यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 8 है, तो 8 में से 8 गया 0। समझ में आ गया, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी आर्गन की, 0 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या, नहीं, आप कॉमन सेंस लगाओ यार। देखो मैं आप लोगों से पूछूं आर्गन की वैलेंसी निकालो, वैलेंसी क्या होता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को। क्या इसको कुछ त्यागना है क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं सर। क्या ग्रहण करना है कि नहीं, पहले से स्टेबल है तो इसको कुछ जरूरत नहीं है। आर्गन की वैलेंसी 0।
दोस्तों सोडियम की वैलेंसी बताओ 2,8,1, तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे सर? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इसके बाह्यतम कोश में 8 हो जाएंगे। कुछ जने सोचेंगे सर कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी तो सर इसका स्ट्रक पूरा हो जाएगा। आप मुझे खुद बताओ 7 इलेक्ट्रॉन लाना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है? सर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। समझ में आया क्या दोस्तों? फॉस्फोरस जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,5, इसका स्ट्रक कैसे करोगे दोस्तों? 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन को लेना इजी है? 3 इलेक्ट्रॉन को लेना, तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके बाह्यतम कोश में 8 हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, वैलेंसी का मान क्या होगा? 0, 1, 2, 3 या 4 हो सकता है। 4 से ज्यादा कभी भी किसी की वैलेंसी नहीं होती है। समझ में आ गई बात? चले आगे। बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब सर क्वेश्चन ये है कि अष्टक पूरा कैसे करें, क्या क्या तरीके हैं हमारा अष्टक पूरा करने के लिए? जैसे अभी आप सोडियम को देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अभी आपने फास्फोरस को देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। सर क्या और भी तरीके हैं क्या? बिल्कुल सर, हम तरीके बताते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं। दोस्तों एक्चुअली में अष्टक पूरा करने के 3 प्रोसेस होते हैं, 3 तरीके होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? आइए दोस्तों, कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है। कोई ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है। जैसे कौन कौन डोनेट करके पूरा करेंगे? जैसे दोस्तों सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1, तो अगर ये डोनेट कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा ना? इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना? बिल्कुल। जैसे मैग्नीशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,2, दोस्तों इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये डोनेट कर दे तो इसके बाह्यतम कोश में 8 रह जाएंगे ना? तो सर एक तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना अष्टक पूरा करना। हरिओम जी, सर आर्गन पे कौन सा चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना रिसीव करेगा। ठीक है दोस्तों, कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके भी अपना अष्टक पूरा करते हैं। जैसे सल्फर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,6, अगर कहीं से इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई कोई ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, कोई तीसरा तरीका भी है क्या? हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। सर कैसे, इसको समझाइए। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। पहले तो आप लोग यहां से समझो, एक छोटा सा एग्जांपल समझो। सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, क्लोरीन का है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,8,1, इसका क्या होगा? 2,8,7। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, सोडियम क्या अभी स्टेबल है क्या? बोलो हाँ या ना। बताओ क्या सोडियम स्टेबल है क्या? नहीं सर, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं सर, ये भी स्टेबल नहीं है। दोस्तों आपको पता है 28 साल के बाद में, 29 साल के बाद में, 30 साल के बाद में आप लोगों को शादी करनी पड़ेगी ना। जब भी आप लोगों को लगे, तो जब आप लोग शादी कर लोगे तब स्टेबल हो जाओगे, तब आपको कोई नहीं बोलेगा भाई शादी कर शादी कर शादी कर शादी कर शादी कर शादी कर। अभी आपकी उम्र मान लो 28 साल, 29 साल, कोई भी पड़ोस में अंकल आंटी तो टोक सकते हैं, पापा बोल सकते हैं, मम्मी बोल सकते हैं बेटा शादी कर ले, है ना? लेकिन जब आप लोग शादी कर लोगे तब तो कोई शादी के लिए नहीं बोलेगा ना। तो अभी देखो ये भी कुंवारा है, क्योंकि इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये भी कुंवारा है, ये भी आप लोगों का क्या है? अनस्टेबल है, क्योंकि इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों की शादी करवा दे क्या? कैसे हो सकती है शादी? आइए देखते हैं। सोडियम को क्या करना है सर? सोडियम को अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अगर कोई इससे इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले जाए तो इसका काम हो जाए। दोस्तों क्लोरीन को क्या चाहिए? कोई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका भी काम हो जाएगा। तो क्या दोनों की जोड़ी बैठ जाएगी क्या? एक देने वाला है, एक लेने वाला है। अब बैठेगी कैसे? ध्यान से समझो। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को 1 लेना है, तो सोडियम को 1 क्लोरीन की जरूरत है, क्लोरीन को 1 सोडियम की जरूरत है। फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा NaCl, क्योंकि सोडियम को 1 क्लोरीन की जरूरत है, क्लोरीन को 1 सोडियम की जरूरत है। अब दोस्तों ये बना कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं।
समझाऊंगे थोड़ी देर बाद में समझाऊं? नहीं, चलो सर थोड़ी देर बाद में समझाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं आगे कि कैसे आप यहां पर तो आप लोग देख रहे हो एक जना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है, दोनों का स्टक पूरा हो गया। कई बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करनी पड़ती है। सर कैसे, समझाओ मेरे को, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है, मैं वही वाला आपको समझाता हूं, आ जाओ। देखो दोस्तों, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 7। क्लोरीन का है 17, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। दोस्तों इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे सकता है कि नहीं? फ्लोरीन के पास में खुद के पास कमी है, क्या क्लोरीन फ्लोरीन को दे सकता है कि नहीं? तो ये बोलेंगे फ्लोरीन जाएगा क्लोरीन के पास। यार एक काम करेगा, जैसे मान लीजिए आप लोग पतंग उड़ा रहे हो, एक लड़का सामने खड़ा है, एक आप खड़े हो, बीच में एक पतंग पड़ी है, दोनों लड़ रहे हो, ये पतंग मैं लूंगा, वो बोल रहा है मैं लूंगा। दिक्कत हो जाएगी ना, दोनों के काम नहीं बन रहे। काम कैसे बन जाएंगे? दोनों मिलके, भाई एक काम करते हैं अपन दोनों मिलके उड़ाते हैं, दोनों का काम बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली क्या है, यहां पर देखो फ्लोरीन के भाइटम कोश में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए बात को। क्लोरीन के भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो दोस्तों, फ्लोरीन बोल रहा है क्लोरीन को कि भाई एक काम कर, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तू तेरा मान ले, तेरा एक इलेक्ट्रॉन मैं अपना मान लेता हूं। हमने बोला इससे फायदा क्या हुआ? तो जब पुलिस वाले गए फ्लोरीन के पास, भैया चेक कराओ आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? ये बोल रहा है देख लो है 1 2 3 4 5 6 7। और इसने क्या करा, क्लोरीन का एटम भी अपना मान लिया, बोले देख लो भैया मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास में गए कि भैया आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, चेक करवाओ। बोला चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। और क्लोरीन को फ्लोरीन की बात याद आई कि भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन तू तेरा मान ले, तेरा एक इलेक्ट्रॉन मैं अपना मान लेता हूं। तो अगर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपना मान रहा है, तो फ्लोरीन का ये अपना मानेगा, तो ये बोलेगा देखो 7 और ये देखो 8, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी अष्टक पूरा हो सकता है। चलिए आ जाओ, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अष्टक पूरा कैसे करना है। दोस्तों मुझे आप लोग नोबल गैस या इनर्ट गैस की वैलेंसी बताओ। जैसे देखो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये, क्रिप्टॉन का होता है ये, जिनोन का होता है ये। क्या इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? यानी इसका मतलब इनको ना इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है, ग्रहण करने की जरूरत है, ना साझा करने की जरूरत है, इनका तो काम पहले से हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा जितनी भी इनर्ट गैस होती है उन सभी की वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। बात करते हैं हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको पता है पहली कक्षा की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, तो यह स्टेबल है, इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। उन सभी की वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। बहुत बढ़िया, आ जाओ दोस्तों। एक चीज मैंने आपको समझाई दिया, वैलेंस शेल किसको बोलते हैं पता है क्या? दोस्तों किसी भी एटम का जो सबसे बाहरी कोश होता है, सबसे भारी कक्षा होती है, इसे ही आप लोग बोलते हैं संयोजी कोश या संयोजी कक्षा। और उस संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे आप लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मुझे बताएंगे कि एल्यूमिनियम में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? आप लोग बोलोगे सर 3 है। और इसका वैलेंस शेल किसको बोलोगे? पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को? सर सबसे भारी वाले को ही वैलेंस शेल बोलते हैं। समझ में आ गई? ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, किसी के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसको दर्शाने के लिए हम एक विशेष चिन्ह, विशेष प्रतीक का यूज करते हैं, उसे आप लोग बोलते हैं लुई सिंबल। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2,8,7। जरा कोई मुझे बताएगा क्या क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कोई बताएगा क्या? सर 7 है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोरीन के बाहर 7 डॉट लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6 7।
ये 7 डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। दोस्तों ये इस चिन्ह को बोलते हैं लुईस सिंबल। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि लुईस प्रतीक या लुईस सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है, आप लोग बोलोगे कि उसमें सर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग लुईस सिंबल का यूज करते हैं। समझ में आ गया? जैसे कार्बन में टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 4 डॉट लगा दो। इसका मतलब क्या है? कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 4 है। क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। अगर आपको यह चीज समझ में आ गई तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध कैसे बनता है यह मैं आपको बताने वाला हूं। आ जाओ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग समझो, जैसा कि मैंने बताया बॉन्ड कब बनेगा? जब कोई अनस्टेबल होगा। जैसे आप मुझे बताइए, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपके कोई शहर में कोई दूसरी लड़की, उसकी भी शादी नहीं हुई, तो क्या आपके जुड़ने के चांसेस है? क्या आपकी शादी होने के चांसेस है? क्या आपके बीच में बॉन्ड बनने के चांस है? क्या बिल्कुल है। लेकिन मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, उस लड़की की भी शादी हो गई है, तो अब आपके और उसके बीच में बॉन्ड बनने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि वो भी स्टेबल है, आप भी स्टेबल हो। तो बॉन्ड कब बनेंगे? 2 एटम पास में कब आएंगे? जब दोनों स्टेबल हो ना। पहले वाले के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ना दूसरे वाले के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो दोनों क्यों आएंगे? तो केमिकल बॉन्डिंग बनती कब है? जब 2 एटम अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने का मतलब जब सर उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। तो मैं आपको ये केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक मैंने आपको समझाया है। अब समझते हैं दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, शादी कैसे कैसे हो सकती है? सर पंडित जी के द्वारा हो सकती है, सर कोर्ट मैरिज हो सकती है ना सर, अलग अलग रिवाज से मैरिज होती है। तो अलग अलग तरीके हैं मैरिज करने के, शादी करने के, विवाह करने के। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, कोई भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, ये भी उनके बीच में संबंध कैसे बनेगा, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो, दूसरा ले रहा हो, तो ऐसा एक रिलेशन बन सकता है दोनों के बीच में। हो सकता है उनके बीच में कुछ शेयरिंग हो जाए, भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन तो तेरा मान ले, तेरा इलेक्ट्रॉन में मेरा मान लेता हूं, तेरा भी काम मेरा भी काम, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली दोस्तों आप लोगों के अलग अलग टाइप से हो सकता है, उनके बीच में संबंध अलग अलग प्रकार से हो सकता है, उनको अष्टक पूरा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सर ये आयनिक बॉन्ड होगा ना, क्योंकि मेटल नॉन मेटल है। हाँ राज्य भी अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ठीक है। राज्य खुश हो गए बेचारे, राज्य तरफ से एक ही कमेंट कर, सर ये आयनिक बॉन्ड होगा ना, क्योंकि 8 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, राज्य होगा, खुश हो गए? ठीक है। अच्छा दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि जैसे मान लो आप पानी थोड़ा सा भी पानी लोगे तो उसमें क्या आपको हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल मिलेंगे क्या? H2O 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 बहुत सारे मिलेंगे क्या? बहुत सारे मिलेंगे। दोस्तों आप लोग कोई पानी का एक मॉलिक्यूल, एक अणु उठाओ। दोस्तों अणु किससे होता है? अणु क्या होता है? सर परमाणु से मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि इन एटम के बीच में, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम के बीच में कुछ बॉन्ड है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या मैं बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल अणु के अंदर कुछ बॉन्ड होते हैं, कुछ बंध होते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं क्या? ठीक है, ठीक है। अब दूसरी तरीके से समझो, सर पानी का एक अणु ये रहा, दूसरा अणु ये रहा, ये भी तो आपस में किसी ना किसी बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। यानी सर बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकते हैं और 2 मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकते हैं। जैसे सर इन 2 मॉलिक्यूल, इन 2 अणु के बीच में तो कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आप जिस भी स्कूल में पढ़े हो, आपने स्कूल में कंपटीशन होता है, हो सकता है वो स्पोर्ट्स के हो सकता है किसी कल्चरल एक्टिविटी के हो। तो दोस्तों 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो स्कूल के बच्चों के आपस में हो, जैसे मान लो क्लास 9 के बच्चे और क्लास 10 के बच्चों के बीच में क्रिकेट हो रहा है, एक तो ये हो सकता है स्कूल के ही बच्चे आपस में खेल रहे हैं। एक ये हो सकता है कोई
एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों से मैच ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई स्कूल है, उसका नाम है एसएमएस स्कूल, है ना, सवाई मानसिंह स्कूल जयपुर में, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल ले लिया एसएमएस स्कूल। एक दूसरा नाम ले लिया एमपीएस माहेश्वरी पब्लिक स्कूल। अगर मान लो एसएमएस स्कूल के बच्चों की क्लास 9 और क्लास 10 के बीच में अगर हो तो आप इसको क्या बोलोगे, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इंट्रा स्कूल कंपटीशन बोलते हैं इसको। और अगर एसएमएस स्कूल के बच्चों का मैच अगर एमपीएस स्कूल के बच्चे से हो तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटर स्कूल कंपटीशन। इंट्रा का मतलब अंदर ही हो रहा है सब कुछ, तो एसएमएस के बच्चे अगर आपस में खेल रहे तो इसको इंट्रा बोलेंगे। सिमिलरली दोस्तों बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स या इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड आप लोग बोल दीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर होगा, यानी कुल मिला के मैं बोल सकता हूं एटम एटम के बीच में, परमाणु परमाणु के बीच में बनेगा ये, ठीक है। और एक बॉन्ड होता है आप लोगों का क्या, इंटरमोलिक्यूलर, यानी ये जो बॉन्ड बनेगा वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, दो अणुओं के बीच में बनेगा। तो जरा मुझे आप लोग बताएंगे कि ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड है या इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड है, ये अंतः अणुक है ये अंतर अणुक है, बताओ। सर जब क्वेश्चन देख लिया था राज्य में, देख लिया था पहले 10 मिनट से मैं ये नोटिस कर रहा था, बताओ। मैं आपके हर एक क्वेश्चन को देखता हूं, लेकिन मैं चला के इग्नोर मारता हूं, फालतू का है। फिर मैं लास्ट में डांट लगाता हूं, देखो 15 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हो, 4 मिनट से एक कमेंट कर रहे हो, 3 मिनट से एक कमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो मैं आपको है ना इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूं, सिलेक्शन जो पूरा डिपेंड करेगा वो आप पे करेगा, आपका एटीट्यूड कैसे होता है, आप क्या चीजें सीखते हैं अपने आप से। जैसे अभी आपने प्रवीण कुमार का इंटरव्यू देखा होगा, लल्लन टॉप पे जो बॉलर है उनसे पूछा गया भुवनेश्वर कुमार के बारे में कुछ बताइए, बोले बहुत बढ़िया बॉलर है। बोले कैसे, बोले अपने आप बहुत काम किया है, बहुत कुछ चीजें सीखी है, बॉडी पे काम करा है। आपको बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कोई बता जाएगा, आपको चीजें खुद ही सीखनी पड़ेगी। सिमिलरली आपको भी चीजें समझनी पड़ेगी। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो बार बार उस पर अटक के नहीं रह जाए, आगे जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, तो सर दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, अणु अणु के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम तो बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ये फोर्स कहां से आ गया। दोस्तों ये जो बॉन्ड होता है ना, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में कोई बॉन्ड है, एक्चुअली आप इसको फोर्स भी तो बोल सकते हो, ये कोई फोर्स है, कोई बल है जो इन दोनों को आपस में खींच रहा है। समझ आ रहा है बात को, तो उसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है ना, ये आप लोगों का दो टाइप का होता है, या इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्ड होता है ना वो दो टाइप का होता है। बेसिकली क्वेश्चन आपका इसी से बनेंगे, उससे नहीं बनेंगे। 99.99% क्वेश्चन आपके इसी से बनेंगे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम वो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, दोस्तों दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो आयनिक बॉन्ड जिसे आप लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका कोवेलेंट बॉन्ड जिसे आप लोग सहसंयोजी बंध भी बोलते हैं, ठीक है। 100% क्वेश्चन 99.99% इन दोनों से ही आप लोगों के आएंगे, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड दोस्तों आप लोगों के दो टाइप के होते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वॉन डेर वाल बॉन्ड। तो आइए हम लोग सब बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, ये बॉन्ड बनता कैसे है, तो आप लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे बनता है, सर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ट्रांसफर का मतलब क्या है, एक डोनेट करेगा एक रिसीव करेगा। अब दोस्तों कैसे बॉन्ड बना, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। सोडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1, क्लोरीन इसका है 2,8,7। दोस्तों अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो क्लोरीन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले आए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दे तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, इसका क्लोरीन का क्या हो जाएगा 2,8,8। क्या दोनों का काम हो गया क्या, बोलो हाँ सर हो गया। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये क्या बन गया
ये बन गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जब इस पे इलेक्ट्रॉन आया, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या दोस्तों? आप मुझे बताइए, क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या? ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्या? इन दोनों के बीच में कोई आकर्षण बल होगा क्या? तो ये जो आकर्षण बल है, ये जो बॉन्ड बना, इनके बीच का जो संबंध बना, इसे ही आप लोग क्या बोलोगे? आयनिक बॉन्ड बोलोगे। दोस्तों समझ में आ गया क्या? आई बात समझ में? तो ये बना कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। एक ने दिया, दूसरे ने ग्रहण किया, तो उसके देने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको लेने से नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लग गए। तो ये जो बॉन्ड बना, ये क्या है? आयनिक बॉन्ड है। समझ में आ गई बात को? और एग्जांपल बताऊं? हाँ सर बताओ ना। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में क्या आपको पता है कैल्शियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कैसा है? आइए सर डिस्कस करते हैं। देखो, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्या होता है? 2,8,8,2। और क्लोरीन का क्या होता है सर? 2,8,7। देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये स्टेबल है क्या? नहीं सर। क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं। कैल्शियम अगर कैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन कैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो कैल्शियम बोलेगा क्लोरीन को, भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्लोरीन बोलेगा कि यार कैल्शियम भैया, मेरे को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैल्शियम बोलेगा, भाई एक काम करना क्लोरीन, तेरा जैसा तू एक बंदा और उठा ला, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है? तुम्हारे बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हो, तुमको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है ना, तो तेरा जैसा एक बंदा और लिया, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, एक मैं तेरे को दे दूंगा, एक मैं इसको दे दूंगा, अपन सबका काम हो जाएगा। तो जैसे ही कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? Ca+2। और 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्लोरीन पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Cl-, ये बन जाएगा Cl-। क्लियर है? तो दोस्तों ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके बीच में आकर्षण होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके बीच में भी आकर्षण बनेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड में ये कैल्शियम और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? आयनिक बॉन्ड बोलोगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है वो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है। दोस्तों समझ में आ गई क्या? आ गई? क्या आपने सोचा है कभी इसको आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है ना, हमेशा आयन के बीच में बनता है। जैसे यहां पर कौन सा आयन के बीच में बन रहा है? सोडियम आयन क्लोरीन आयन के बीच में। यहां पर कौन सा आयन के बीच में बन रहा है? कैल्शियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में। जब भी किसी पे आवेश होगा तो उसको आप लोग आयन बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। दोस्तों समझ में आया क्या? आ रही है थोड़ा थोड़ा बात समझ में, है ना? आ जाओ। देखो, तो आप लोग क्या बोलोगे? ये जो बॉन्ड बनता है कैसे बनता है सर? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, स्थानांतरण से बनता है। ठीक है? तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जब कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। देखो इधर मैंने लिखा है, देखो, द एटम विच री-अनाउंसेस द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैटायन व्हाइल द एटम दैट एक्सेप्ट। देखो, जो एटम एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसको बोलते हैं एनायन। यानी हिंदी में तो आप लोग बोलोगे ऋणायन, और इंग्लिश में क्या बोलोगे? एनायन। ठीक है? और दोस्तों जो डोनेट करता है, जो डोनेट करता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे धनायन उस आयन को। और इंग्लिश में क्या बोलोगे? कैटायन बोलोगे। तो कैटायन वो बोलोगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन उसको बोलोगे जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। सर भूल गया तो कोई ट्रिक बता दो। दोस्तों ट्रिक से याद रखो, कैट आर हैप्पी। कैट हैप्पी है, कैट आर हैप्पी, बिल्ली खुश है। कैटायन पॉजिटिव, खुश है, पॉजिटिव है। और दोस्तों ओनियन काटने से ओनियन काटने से आंखों में आंसू आते हैं, दुख होता है ना, तो एनायन से याद रखो नेगेटिव। क्लियर है दोस्तों? हर एक चीज समझेंगे, निश्चिंत रहो आप, है ना? आ जाओ। तो दोस्तों ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक, मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड को आप लोग बोलोगे आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को आप लोग आयनिक कंपाउंड बोलोगे या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलोगे। इनका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट। जैसे मुझे बताओ NaCl, यहां पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है?
आयनिक बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड को मैं बोलूंगा आयनिक कंपाउंड। दोस्तों CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कौन सा है? आयनिक बॉन्ड है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? आयनिक कंपाउंड बोलूंगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर कॉपर फॉस्फेट के बीच में कौन सा होगा अभी सब बताएंगे रोहित कुमार जी, निश्चिंत रहो, है ना। अच्छा दोस्तों, किसको ये बात समझ में आई? अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो आयनिक बॉन्ड है, आप मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, इसमें क्या चाहिए आपको? ये किन दो के बीच में बनेगा? सर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरा ग्रहण करे, ये उनके बीच में बनेगा। सही बात है दोस्तों। डोनेट कौन करेगा? अच्छा मुझे बताओ 2,8,6 क्या ये डोनेट करेगा क्या? क्या ये डोनेट करेगा क्या? नहीं सर, इसको तो बस कहीं से दो चाहिए, ये तो रिसीव करेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या ये रिसीव करेगा क्या? ये नहीं सर, ये तो डोनेट करेगा। कैसे भी इसका एक निकल जाए तो इसके बाह्यतम कोश में 8 हो जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? एक डोनेट करने वाला होना चाहिए, एक रिसीव करने वाला होना चाहिए। दोस्तों आगे जाके जब हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में, वहां पर आपको बताऊंगा। हालांकि मैं अभी बता देता हूं, मेटल धातु जो होते हैं ना, उनके बाह्यतम कोश में जनरली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। जैसे मान लो मैग्नीशियम का ये है, क्या ये भी डोनेट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। एल्यूमिनियम का ये है, क्या ये भी डोनेट करेगा क्या? अरे 5 लेकर आना बहुत मुश्किल है, 3 डोनेट करना बहुत आसान है। सर ये भी डोनेट करेगा। तो होता क्या है, मेटल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का दान करते हैं। क्लियर है? क्या बात है सर, आपने ये तो बहुत ही प्यारी बात बताई। दोस्तों जो नॉन मेटल होते हैं ना, अधातु होते हैं, जनरली उनके बाह्यतम कोश में आपको 4, 5 है ना, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं। जैसे ये देखो सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है, कहीं से भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे आया या नहीं आया? तो देखो सल्फर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सर, आयनिक बॉन्ड हमेशा कब कहां पर बनेगा? सर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, एक धातु और अधातु के बीच में बनेगा। क्योंकि यहां पर मेटल ने जरूर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, नॉन मेटल ने ग्रहण करे होंगे। इसके डोनेट करने से इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, आपस में आकर्षण बन गया, बॉन्ड बन गया, इसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज बता देता हूं, कुछ एग्जांपल बताता हूं मेटल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत है। आयरन जो होता है वो मेटल होता है ना। ये थोड़े से एग्जांपल ध्यान रख लो। हालांकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन होता है। कुछ एग्जांपल याद रख सकते हो? बिल्कुल सर रख सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि NH3 अमोनिया में क्या ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आयनिक है या नहीं है? कॉमन सेंस लगा के बताओ। सर आपने अभी बताया आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। सर नाइट्रोजन नॉन मेटल है, अधातु है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, अधातु है, तो सर ये आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है HCl, यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, क्या ये आयनिक बॉन्ड है क्या? बताओ। सर आपने बताया आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, धातु और अधातु के बीच में। सर हाइड्रोजन अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है सर, यानी इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। दोस्तों आई क्या बात समझ में? आई क्या? दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, क्या वो आयनिक है क्या? सर कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। हां सर, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है। बिल्कुल है सर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये बॉन्ड कैसे बना बताऊं आपको? बताइए सर।
देखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8,2। ऑक्सीजन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 6। दोस्तों ये ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है क्योंकि इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके स्टेबल होगा। कैल्शियम भी स्टेबल नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इसके आयतन कोश में 8 हो जाएंगे। तो कैल्शियम बोलेगा ऑक्सीजन को, भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या, ऑक्सीजन बोलेगा बिल्कुल ले लूंगा। तो कैल्शियम जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पे क्या, ये क्या बन जाएगा, Ca+2 बन जाएगा। और ऑक्सीजन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये बन जाएगा O-2। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ आकर्षण होता है क्या, कुछ आकर्षण होगा क्या, कुछ बॉन्ड बन जाएगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स। तो दोस्तों ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना, जो बंध बना, इसे आप लोग क्या बोलोगे, आयनिक बॉन्ड बोलोगे। क्लियर है, समझ में आ गया, आ रही है बात समझ में। देखो आराम आराम से करो, अभी तो हमने बहुत इनिशियल स्टेप पे किया है। जैसे बहुत जने बोल रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेट का, अभी हमको और भी बॉन्ड पढ़ना है, सारे आयनिक नहीं होते, अभी तो कोवेलेंट पढ़ाऊंगा। समझ में आ गई बात को। दोस्तों मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड आयनिक है क्या। सर मैग्नीशियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे करो, दिमाग मत लगाओ आप। दोस्तों H2O में इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये बॉन्ड आप लोगों का आयनिक है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक नहीं होता। आयनिक तो मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है। सर यहां पर भी नहीं है। दोस्तों समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया आयनिक बॉन्ड क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो मैं इधर ही लिख दूं क्या एक शॉर्ट में, सर इतना यहीं पर लिख दो। आयनिक बॉन्ड क्या होगा सर, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच में। कोवेलेंट का भी लिख दो क्या, ये हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनेगा, भी पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल में, लेकिन ध्यान रखोगे जब भी अधातु के बीच में कोई बंध होगा ना वो कोवेलेंट होगा। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, हाँ अब समझो, पहले हम लोग बात करते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे आयनिक कंपाउंड किसको बोलोगे, जिसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो आज समय हो गया है, 2:08 हो गए है ना, तो इसको है ना एक्चुअली मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि यार अभी दूसरे सर की क्लास है इसी स्टूडियो में 2 बजे है ना। आप निश्चिंत रहो, इतना देखो हर एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये टेबल भी मैंने एनसीईआरटी के लगाई है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन आए हुए ग्रुप डी में, सब डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ो। अभी 1-2 बच्चे बोल रहे हैं सर HCl में बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा। तो जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया ही ये है। जो बच्चे HCl बोल रहे हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, हम आगे समझेंगे। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसका आप लोग रिवाइज करिए। इसका हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों मंडे टू फ्राइडे होती है अपनी क्लास है ना, तो अभी आपका वीकेंड है, छुट्टी है, रिवाइज करो जो मैंने पढ़ाया। मंडे को हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, अभी तो और पढ़ेंगे, अभी तो आयनिक बॉन्ड का भी बिल्कुल बेसिक से समझा है हमने। मजा आ रहा है समझने में? केमिस्ट्री जिसको हार्ड लगती थी, बोलने लगती थी, मजा आ रहा है ना केमिस्ट्री में? तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थैंक यू सो मच।